अस्सलाम वालेकुम। 78 पार्ट बी स्टार्ट करते हैं जी। अच्छा जी, आपको मैंने ये एमसीक्यूज तुम्हारे ख़त्म हो गए थे ना? आपको थ्योरी पढ़ने का बोला था, इसमें कोई क्वेश्चन किसी का है तो पूछ लें। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के चैप्टर की थ्योरी में कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछ लें। नहीं है? पेज नंबर 427 जी, पहली लाइन। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कहते हैं, वैसे आती नहीं है ये बात, लेकिन क्योंकि उन्होंने लिखा हुआ है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कहते हैं कि अभी आपने काम सोचा है कि ये मैंने शुरू करना है। जैसे आपने एक डेयरी फार्म बनाने का सोचा है, अभी वो बना नहीं, अभी उसके ऊपर आपको डॉक्यूमेंटेशन पे कोई खर्चा करना पड़ गया, या कोई फिजिबिलिटी बनवाई उस पर ख़र्चा हो गया, या फिर आपने अभी उसको जो है वो ऑपरेट करना शुरू नहीं किया, स्टार्ट के अंदर कुछ खर्चे हो रहे हैं, बिज़नेस अभी अर्न करना शुरू नहीं हुआ लेकिन कुछ एक्सपेंसेस इनकर हो रहे हैं, तो ये प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कहलाते हैं। तो इनको भी आपने, जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं पे तो फेंकना ही है, बिज़नेस ने ऑपरेशन तो शुरू किए नहीं है, तो ये प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जो हैं इसको भी वो कहते हैं शेयर प्रीमियम में से आप डेबिट कर सकते हैं। इन्होंने कुछ यूजेस कहे हैं। कंपनीज एक्ट ने कहा है कि आप मशवरा दिया है कि आप शेयर प्रीमियम अकाउंट को यूज़ कर सकते हो। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस P&L में एक्सपेंस डेबिट करने की बजाय शेयर प्रीमियम, अगर आपने शेयर इशू किए हैं प्रीमियम पर तो आपके पास वो बैलेंस पड़ा होगा, तो आप उसी को हिट कर दो। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस में कर लो, या कमीशन डिस्काउंट वगैरह, इशुएंस ऑफ शेयर कैपिटल का, इशुएंस ऑफ शेयर पे कोई कॉस्ट आए, इशू कॉस्ट जिसको कह रहे थे, ट्रांजेक्शन कॉस्ट, उसको यूज़ कर उसको डेबिट कर लो यहाँ पर, यानी कि शेयर प्रीमियम को इसके लिए यूज़ कर लो। या रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स जो हैं, अब ये भी आपके स्कोप से बाहर की बात है, लेकिन चूंकि न्यूमेरिकली तो ये नहीं आ सकता, पर एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाए तो इसलिए जहन के अंदर रख लेने में हर्ज नहीं है कि अगर आपको रिडीम करते हुए कोई प्रेफरेंस शेयर्स प्रीमियम पे करना पड़ा, यानी 100 वाली चीज़ आपने शेयर इशू किया ना, तो जैसे आपने शेयर इशू करते हुए आपने एंट्री की कैश डेबिट, और ये रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ही लिखते हैं ना, चाहे लिखते उसको लाइबिलिटी में है लेकिन नाम तो उसका यही होता है ना, बोलो। तो 100 रुपये नहीं, आपने 110 रुपये ले लिए 100 रुपये वाले शेयर के, तो बाकी क्या था? बाकी वो शेयर प्रीमियम। ऐसे हो तो सकता है ना प्रीमियम पे आप इशू करें, वैसे इस तरह से होता नहीं है। बेसिकली होता क्या है कि आपको 110 रुपये जो कैश आया होता है, तो आप इस लाइबिलिटी को 110 के ऊपर रिकॉर्ड कर लेते हैं। ये बहरहाल FAR 2 के अंदर आप IFRS 9 में जाके पढ़ेंगे, ये आपको टेस्ट नहीं हो सकता। लेकिन वो सिर्फ ये कह रहा है कि जैसे आपने शेयर्स इशू किए, जब वापसी का वक्त आया तो वापसी में आपका कैश तो क्रेडिट होना था, ठीक है जी। तो कैश क्रेडिट करते हुए अगर आपने कोई प्रीमियम के ऊपर रिडेम्पशन किया तो उसको भी शेयर प्रीमियम में आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगेन ये स्कोप से बाहर की बात है, ठीक है। आपके स्कोप के अंदर आने वाली बात तो सिर्फ इतनी सी थी कि आप एक्सपेंसेस ऑफ इशू ऑफ शेयर्स, या आप इशू ऑफ बोनस शेयर्स के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, या चलो बहुत ज़बरदस्ती कर लें तो MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू में ये बात आ जाए तो आ जाए। लेकिन एक चौथी चीज़ याद ही रखने के लिए है ना, किसी MCQ के अंदर वो 5 चीज़ें दे दें और उसमें से कहे कौन सी ऐसी चीज़ नहीं है जो कंपनीज एक्ट ने प्रेस्क्राइब की हुई हो कि शेयर प्रीमियम में से एडजस्ट हो सकती है, तो वो जो 4 ये वाली होंगी, इनके अलावा जौन सी होगी वो आप इग्नोर कर दोगे। ये MCQ में इस तरह से यूज़ हो सकता है, ठीक है। तो इसको बस ऐसे ही याद रखें। प्रैक्टिकली तो हम सिर्फ इसी को ही यूज़ करते हैं, या इशू ऑफ शेयर्स के ऊपर, जो ICAP ने भी अपनी किताब में एग्जांपल्स दी हैं वो इन्हीं 2 की दी हुई हैं, ठीक है। एग्जांपल्स भी आप लोगों ने की होंगी। तो इशू कॉस्ट मतलब ट्रांजैक्शन कॉस्ट जिन्हें कहते हैं, आप शेयर्स इशू करने के ऊपर जो कॉस्ट आपने इनकर की, ट्रांजैक्शन कॉस्ट, मसलन मसलन लीगल कॉस्ट कोई पे की, कोई कंसल्टेंसी कॉस्ट पे कर दी, कोई ब्रोकरेज, कोई कमीशन, ब्रोकर को कोई पैसे देने पड़े शेयर्स इशू किए तो जिसने वो आगे काम किया, ठीक है। तो इस किस्म के जो खर्चे हैं जो इशूएंस ऑफ शेयर्स के साथ रिलेटेड हैं उनको तो ये 2 चीज़ें ऐसी हैं, 2 और 4, जो आप प्रैक्टिकली देख देते हैं, लेकिन इन तीनों को जहन में रख लेने में हर्ज कोई नहीं है, ठीक है। MCQ में काम आ सकता है। और कोई इस चैप्टर में कोई क्वेश्चन पढ़ा आप लोगों ने? कितने बच्चों ने सारा रीड कर लिया विद एग्जाम्पल्स? कोई मसला आया?
जिनको मसला हो बाद में भी पूछ सकते हैं, जो रहते हैं अब पढ़ लें। देखें कितनी इंपॉर्टेंट बात निकली है इसमें से, तो इसको ध्यान से पढ़ लें अगर किसी ने नहीं पढ़ा तो, और कल भी मुझसे पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इस चैप्टर के अंदर अब जो क्वेश्चंस नहीं डिस्कस हुए थे वो शायद क्वेश्चन बैंक के हैं, इसको तो रहने दें आप। प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 को 2 हमने कर लिया था क्लास में, पास पेपर दोनों कर लिए थे। 1 में जो मसला था मैंने डिस्कस कर दिया था, ठीक है। 2 में कोई मसला है तो बताएं जी, 2 में कोई मसला है तो बताएं। 3 में भी अब मसला नहीं होना चाहिए, आपका लेवल इतना हो गया है, लेकिन अगर 3 के अंदर कोई मसला है तो मुझसे पूछें। कितने बच्चों ने ये क्वेश्चन बैंक 3 किया हुआ है? कोई इसमें प्रॉब्लम आया हो? जिन्होंने किया है उनसे पूछ रहा हूँ, बाकी तो फिर पता नहीं। प्रेप लीव में बैठ के अगर करेंगे नया सवाल जो कि मैंने दिया भी नहीं होगा रिवीजन प्लान में, उस वक्त परेशान होंगे। हालांकि मैं रिवीजन प्लान भी शायद ना रखूँ, क्योंकि IAS 8 में जाकर फिर चेन इक्विटी के सवाल कर नहीं रहे 2 दिन से, हम चेन इक्विटी कर रहे हैं ना, उसमें सारा कुछ तो यही वाला आ रहा है, तो वो मैं वहीं पर ही फिर ज़्यादा करता हूँ। यहाँ से 3-4 सवाल सिर्फ करूँगा जी। ये रिपीट हुआ सवाल है जी, बिल्कुल। ये सवाल डैफोडिल लिमिटेड के नाम से चेन इक्विटी के अंदर आ रहा है, और यही मिलता जुलता सवाल आपको नज़र आया होगा स्टेटमेंट ऑफ वो IAS 8 के चैप्टर में। बहरहाल 25% राइट शेयर्स बोनस, इसमें कोई ऐसी बात है नहीं मेरे हिसाब से, अगर कोई है तो आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन 4 आपको होमवर्क में दिया था, 5 भी दे दिया था, 6 भी दे दिया था। ओ माय गॉड। अच्छा, तो मैंने कहा था कि इनमें इम्प्रूवमेंट आती चली जाएगी, अगर कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा। तो आज इस 4 को देख लें, क्योंकि मैंने करेक्शन ऑफ एरर का सवाल आज करवाना है, एक होमवर्क वाला, वो टेस्ट वाला, बच्चों का इंतज़ार करने के लिए बस मैं इधर आया था, ठीक है। तो इस 4 में कोई क्वेश्चन है? कितने बच्चों ने ये 4 किया है? होमवर्क था, मैंने नहीं करवाना जी। इनको को मसला आया हो, इसको तुम्हें था ना मसला सवालों में, चेंज इन इक्विटी के होमवर्क के सवालों में तुम्हें मसला था, उस दिन कह रहे थे ना कि होमवर्क डिस्कस करना है, तो इसमें नहीं मसला था? तुम्हें कह रहा हूँ इसमें नहीं मसला था, किसी अगले सवाल में मसला है, छोड़ दें। अच्छा हम कंबल हैं इसके लिए, ये हमें कह रहा है कि कंबल मुझे छोड़ दो, लेकिन कंबल यानी हम इसको नहीं छोड़ रहे जी। इसमें कोई क्वेश्चन जी? भाई इसमें कोई सवाल है? अच्छा, ये सवाल नहीं किया अभी तक भाई, 4, 5, 6 कर लें। अच्छा, वो इम्पोर्टेंट मैंने काशिफ इसलिए कहा था कि काशिफ के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो हैं अब वो हैं जो आगे पढ़नी थी, वो इसलिए इम्पोर्टेंट कहा था, लेकिन अब आगे मैंने करवा दिया है, तो मेरी तसल्ली हो जाएगी। ये तीनों सवाल एक दफ़ा कर लें। कितने बच्चों ने ये तीनों किए हुए हैं? अच्छा, जिन्होंने तीनों किए हैं वो हाथ खड़ा करें ना। तुम 2 करके 2 किए हैं, हाथ खड़ा किया। मैं कह रहा हूँ जिन्होंने ये चौथा, पाँचवा, छठा तीनों किए हुए हैं, हाथ खड़ा करें। ये चेन इन इक्विटी के पाँचवा, चौथा, पाँचवा, छठा, ये तीनों किए हुए हैं, हाथ खड़ा करें ज़रा। इनसे तो पूछ लो, मेरी तो तसल्ली हो थोड़ी सी। इधर तो कोई है ही नहीं, अंधेरा है जी। कोई क्वेश्चन था बेटा इनमें तीनों में? हो गए थे ना, बाकियों से हो जाएंगे। नहीं होंगे तो ये नहीं कि दूसरों ने कर लिया तो आपसे भी हो जाएंगे, आपको कोई सवाल भी हो सकता है। तो काइंडली इसको एक दफ़ा कर लीजिएगा, अभी वक्त है, अभी मैं भी मौजूद हूँ, कह भी रहा हूँ, टाइम भी देता हूँ, एक्स्ट्रा क्लास भी ले रहा हूँ। तो 27 को मेरी ख्वाहिश है पूरी हो कि 27 को ख़त्म हो, वैसे होना नहीं, 31 तक चला जाना है, और 3-4 को ना, 2-3 को ना जाए तो 31 तक तो चला ही जाना है। लेकिन जब भी ख़त्म होना है सिलेबस जनवरी के एंड पर, तो उसके बाद फिर मैंने आपको नहीं मिलना, फिर आपने सोचना है काश के ये सवाल का जवाब। अभी मैं कह रहा हूँ, अभी वक्त है, अभी मौका है आपके पास, अभी ज़ाया ना करें इसको। तो किसी वक्त टाइम निकाल के, आगे संडे आ रही, 3 सवाल 15-20 मिनट में आपने फटका देने, हिम्मत करें तो, ठीक है ना। तो इसके साथ मैं लगा देता हूँ 8 नंबर, अगर वो करे तो इतने टाइम में करे। लेकिन इसकी ना इतनी ज़रूरत रह नहीं जाती, जब आप IAS 8 के अंदर चले जाते हैं ना, तो यही वाले सवाल आपने वहाँ पर आपने देखा कि कर रहे थे। इसमें 2-3 अहम चीज़ें थी जो मैंने आपको वैसे ही बता दी थी, ठीक है। एक तो पर शेयर डिविडेंड दे दे तो आप परसेंटेज में कन्वर्ट भी कर सकते हो, और आप अगर नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लो तो डिविडेंड पर शेयर भी उससे निकाल सकते हो, यानी कि नंबर ऑफ शेयर्स में। दूसरी चीज़ क्या थी कि जो डायरेक्टर्स डिक्लेयर करते हैं, प्रपोज करते हैं डिविडेंड, शेयर होल्डर उससे ऊपर नहीं अप्रूव कर सकते। ये 2 ही मेन बातें थी जो यहाँ पर क्वेश्चनेबल हो सकती थी इन सवालों में, मैंने आपको बता दी थी। स्टिल आप लोग क्वेश्चन को कर लीजिएगा ताकि कोई मसला हो तो पता लग जाए, ठीक है। अच्छा, करेक्शन ऑफ एरर का टॉपिक था, और इस टॉपिक में से टेस्ट आया था, वो टेस्ट नंबर 8 था।
इसमें मैं आज ये क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ, ठीक है। वैसे बाय द वे ये वाला क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन आपका इसी रीसेंट अटैम्प्ट में अभी अभी आया है, जस्ट जो अटैम्प्ट गुजरी है, नाम मैंने बदल दिया था बस, यानी मेरा दिल करता है ज़रा नाम बदल दूँ, ठीक है। तो जांबाज ट्रेडर्स मैंने आपका नाम रखा था क्योंकि उस वक्त करेक्शन ऑफ एरर आपको ऐसे ही लग रहा था कि लगता है एक आग का दरिया है और डूब। अब थोड़ा सा आप बेहतर हो चुके हैं इसके अंदर, तो अब ये जांबाजी कोई नहीं करनी पड़ेगी। खैर सवाल पढ़ लेंगे बाद में, पहले ज़रा ये वाला सवाल पढ़ना चाहेंगे हम। बी टेस्ट 8 डिस्कस हो रहा है जी आज, वापस मिल गया ये अच्छा ये तो मिल जाना चाहिए था इसके, अच्छा इसके अंदर वो मैंने सोल्यूशन दे दिया है ना, इसका भी सोल्यूशन पता नहीं क्यों बस इतना टाइम नहीं मिला, लेकिन ये भी आज फाइनल करता हूँ, ये भी मिल जाएगा। टर्म टेस्ट में ना वो जो डिस्कशन वाला सवाल था ना, उसका सोल्यूशन मैं खुद बनाना चाह रहा हूँ ताकि मैं वो सोल्यूशन आपके सामने रख के आपको बता सकूं कि देखो जी ये चीज़ें हैं जिसको आपने, वो मेरी वजह से डिले है, मैं उस पर प्रॉपर टाइम देना चाह रहा हूँ। तो टर्म टेस्ट की बाकी सारे सवाल चेक हो चुके हुए हैं, सिर्फ उस सवाल का इंतज़ार है, पर वो मैं इसलिए नहीं सोल्यूशन बना रहा कि मैं प्रॉपरली बैठ के एक मैं आप लोगों के लिए एक रोड मैप सा बना लूँ, क्योंकि उसके अंदर IS-23 का एक सवाल था, एक IS-16 का था गालिबन, एक IS-40 का भी था, एक IS-20 का यहाँ से डाल देंगे। तो ये 4 टॉपिक्स में से डिस्कशन वाले जो सवाल आ सकते हैं ना, मैं ये चाहता हूँ कि मैं उसके बारे में हर टॉपिक के बारे में आपको 2-2 3-3 बातें बता दूँ। कि IS-16 का सवाल आए तो ये 3 से 4 पॉइंट्स पे आपने बात लिखनी है, IS-23 का आए तो ये 2 से 4 पॉइंट्स को आपने लिखना है अगर कभी डिस्कशन मांग ले तो इसलिए असल में मैं थोड़ा सा वो टाइम ही नहीं मिल रहा मुझे, जैसे ही मिलता है तो मैं उस सोल्यूशन वो बनाकर वो डिस्कस भी करूँगा, आपके पास सोल्यूशन भी आ जाएगा और आइंदा के लिए आपको वो डिस्कशन वाले सवाल भी आपके तैयार हो जाएंगे, ठीक है ना। वो इस वजह से डिले हुआ है। अच्छा चलें छोड़ें, ये बड़ा ही ज़बरदस्त सवाल था, लेकिन जब आपको ये टेस्ट में दिया गया था तब आपके लिए ये काफ़ी टफ गोइंग थी। अब आप बेहतर हो चुके हैं क्योंकि आपने एक रूल की एडजस्टमेंट्स उसके बाद काफ़ी की भी हैं, लेकिन इसको सिर्फ समझने का मसला था, ध्यान से देखने का मसला था। ज़ल्मी ट्रेडर्स कमेंस बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2016, यानी कि कोई ओपनिंग बैलेंस तो हो नहीं सकता, ये अभी भी बिजनेस शुरू कर रहे हैं। एंड इज मेंटेनिंग इस अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स अंडर, मतलब कैश पे करते हैं तो एंट्री कर लेते हैं एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, ये कैश बेसिस का मतलब होता है कि एक्सपेंस कब रिकॉर्ड करना है, जब कैश पे हो, और इनकम कब रिकॉर्ड करनी है, जब कैश रिसीव हो। तो कैश डेबिट ये कैश अकाउंटिंग होती है, ठीक है ना। कैश अकाउंटिंग कोई यूज़ कर रहा हो, टैक्स वाले यही अकाउंटिंग यूज़ करते हैं नॉर्मली। बाकी आप आगे आके देखेंगे IS-12 के टॉपिक के अंदर कभी कभी टैक्स वाले हमारे साथ मिल भी जाते हैं, लेकिन नॉर्मली टैक्स वाले हुकूमत जो होती है नॉर्मली वो कैश बेसिस पे चल रही होती है। कैश बेसिस अकाउंटिंग गवर्नमेंट यूज़ करती है, जिसमें वो ये कहते हैं कि जो आपने पेमेंट कर दी है वो खर्चा है और जो आपको रिसीट हो गई है वो आपकी इनकम है। ये एक्रूवल्स उनको समझ नहीं आते, वो कहते हैं कमा लिया है, वो आया नहीं तो कोई टैक्स नहीं, हमने देना है, और भाई जब देना तो माइनस कर लेना। तो वो ज़रा चीज़ों से, इन चीज़ों से डरते हैं टैक्स वाले, वो कहते हैं बस कैश बेसिस की बात करो, ठीक है। खैर ये तो मैंने आपको वैसे ही बताया, कैश बेसिस का मतलब क्या होता है समझ आ गया। अब वो कहता है कि इन्होंने कैश बेसिस अकाउंटिंग यूज़ की है, ये बात जिसको समझ आ गई उसको सवाल समझ आ गया। आगे कहता है फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस आर अपीयरिंग इन इट्स रिकॉर्ड्स। अब देखो स्टेटमेंट चेन इक्विटी पूरा हो गया है, अब मैं करेक्शन ऑफ एरर के चैप्टर पे चला गया हूँ, अब इसका जूस निकलता रहेगा, कोई चीज़ कमी बेशी, कोई MCQs भी इसके रहते हैं ना, तो जब ये ख़त्म होगा तो फिर उससे पीछे मैंने जाना है। ना टाइम मिला तो कोई बात नहीं, IS-20 40 जब कभी टाइम मिलेगा वापस चले जाएंगे, वो मसला नहीं है, लेकिन जो कर रहे हैं अब उसमें गुंजाइश नहीं छोड़नी, और जो कर रहे हैं वाला मैंने फ़िलहाल क्राइटेरिया इसको रखा हुआ है, करेक्शन ऑफ एरर, चेन इक्विटी, IS-8, ये वाले वो चैप्टर्स हैं जिनके बारे में मैंने कहा इनमें तो कोई गुंजाइश ना हो। पीछे वैसे ही आपकी गुंजाइश क्यों नहीं थी, आपने खूब मेहनत की हुई थी, टर्म टेस्ट भी एक आधा उनमें से हुआ था, ठीक है ना, लेकिन स्टिल उस पर जाएंगे ज़रूर जैसे जैसे मौका मिलता रहेगा, इससे निकल जाएंगे इंशाल्लाह। ये 2-3 सवाल हैं, ये डिस्कस होकर निकल जाएंगे। ओके जी, ज़ल्मी ट्रेडर्स। अच्छा वैसे IS-8 आपस की बात है बहुत अच्छा चला गया हमारा, ज़्यादा दिन एक्स्ट्रा क्लास में उसको हमें नहीं लगाने पड़ेंगे, तो अगले वीक में जब नया टॉपिक EPS या कैश फ्लो जब शुरू हो जाएगा तब भी शायद एक्स्ट्रा क्लास में IS-8 इतना ना चल पाए, 1-2 दिन चले उसके बाद हम तोड़ जाए, यानी कि थेरी शेरी पढ़ानी है ना मैंने, MCQs देखने, तो उसके बाद फिर मौका जब भी मिला तो वापस आएंगे इधर, फ़िलहाल तो आज इधर, ठीक है। आज और कल तो 2 दिन है ना मेरे, तो मैं कोशिश करूँगा करेक्शन ऑफ एरर की जो पेंडेंसीज़ हैं वो हम रिमूव कर दें ताकि ये भी क्लोज़ करके साइड पे रख, तो फिर विच वही 5 रह जाएंगे, वो 5,
ठीक है ना, उस पंजे को देख लेंगे, आखिरी दिन तक भी ना हो तो आखिरी दिन एक ही बार मिल लेंगे और सारा इकट्ठा कर देंगे, कोई मसला नहीं, ठीक है। लेकिन इंशाल्लाह जो कुछ है वो करा के घर भेजूंगा, ओके, बस कॉन्फिडेंट रहें। 8 जनवरी को ट्रांजैक्शन डेट, 8 जनवरी को क्या हुआ, 1 ईयर्स ऑफिस रेंट वॉज पेड इन एडवांस अमाउंटिंग टू 1.2 मिलियन। रिक्वायरमेंट ज़रा पढ़ लें, क्या ख्याल है। कहते हैं प्रिपेयर एडजस्टिंग एंट्रीज टू एनेबल ZT टू फाइनलाइज इट्स मंथली। मैंने बोल्ड भी किया हुआ था ताकि ये ध्यान से देख सकें। एक्चुअली जब ये सवाल किसी ज़माने में आया था इंट्रो के अंदर, किसी ज़माने में, पुरानी बात है 3-4 साल की, तो तब ये मंथली बोल्ड नहीं किया हुआ था, तो बच्चों ने ये ध्यान से पढ़ा नहीं था, तो फिर मैंने टेस्ट में डाल के बाकायदा बोल्ड लिखा है। तो अब मैं और क्या कर सकता हूँ। मंथली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को फाइनलाइज करना चाह रहे हैं ऑन एक्रूवल बेसिस। पहले कौन सी बेसिस यूज़ कर रहे हैं, कैश। वो कहता है वो वाली एडजस्टिंग एंट्रीज करो जिसकी वजह से ये एक्रूवल बेसिस वाली बन जाए अकाउंटिंग, मतलब इनकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने वो एक्रूवल वाली बने। यहूरा वाला सवाल याद है, यहूरा वाला, यहूरा एक्रूवल बेसिस के अंदर, जब एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पढ़ाया था, कहाँ याद होना है आपको, कहाँ याद होना है, कहाँ याद होना, आपको कहाँ याद होना। एक्रूवल मैंने यहाँ पे पढ़ाया था IAS 23 में ना, है ना, बोरिंग कॉस्ट भी पढ़ाया था ना ये देखो, सुबहान अल्लाह, ये चेक करो, यूरा वाला सवाल बस आया कि आया, आया कि आया, आया, ये है ज़बरदस्त सवाल था ये। मैंने कह दिया था यूरा स्टार्टेड बिजनेस, साथ ऐड भी किया था, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये सारा कुछ कैश बेसिस पे है, ट्रायल में पेड की फिगर होती है। वो ये भी रहता है सची, ट्रायल कौन से वाले ट्रायल में पेड की फिगर नहीं होती, बताना रहता है अभी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये लिखा हुआ है किसी ने, हाँ बस ठीक है। जो बच्चे लिख के रखते हैं ना वो मुझे नहीं जाने देते घर तब तक, आखिरी दिनों में जब तक मैं पढ़ा नहीं लेता, तो वही मेरे लिए ब्लेसिंग है बच्चे। अच्छा जी, ये ट्रायल सारे का सारा पेड की बेस पर बना हुआ है, यानी ये कैश बेसिस ही ट्रायल कैश बेसिस पे बना हुआ है। अब कोई एक चीज़ उठाएं, कोई एक चीज़ उठाएं, स्टेशनरी उठा लें, स्टेशनरी, वो ऐसे तो रोड़ा पे आया, ये उधर भी बना हुआ तो है, खैर चलो मैं ये कहता हूँ स्टेशनरी पकड़ो जी, स्टेशनरी P&L के अंदर स्टेशनरी एक्सपेंस, ठीक है। अब स्टेशनरी एक्सपेंस कितना नज़र आ रहा है जी, 560। अब ये कैश पेड है, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट हुआ पड़ा था। हमने कहा ऐसी एडजस्टिंग एंट्री करो कि जिससे ये एक्रूवल बेसिस पे चला जाए। आगे जाके वो कहता है कि स्टेशनरी अभी तक 15,000 की तो हाथ में ही पड़ी है, इस्तेमाल ही नहीं हुई। हमने कहा ओहो, ये 15 तो एक्सपेंस नहीं है, ये 15 तो एक्सपेंस नहीं है, बल्कि ये 15 तो आपका करंट एसेट्स में स्टेशनरी का स्टॉक है। और तुम तो हटो, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, स्टेशनरी स्टॉक एसेट, ठीक है जी, कितना 15। तो ये एंट्री क्या बनी, एसेट डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट। और इस एंट्री के बाद यहाँ क्या बच गया था, 500। ये क्या एक्सपेंस है जी, जो एक्रूवल बेसिस के ऊपर है। ऐसे ही है ना, जब आपने खरीदा सारा एक्सपेंस नहीं बनाया। अब ये एडजस्टिंग एंट्री वो मांग रहा है। मैंने अकाउंट से सिखाया था, लेकिन करेक्शन ऑफ एरर के टॉपिक के अंदर आगे मैंने आपको क्या कहा था, एंट्री से करो, याद है ना। तो मतलब मैं ये, अब ये अप्रोच कैसे बनेगी, मैं यूं कहूँगा कि जी होना चाहिए था स्टेशनरी एक्सपेंस डेबिट, अप्रोच बता रहा हूँ, 545 से, और स्टेशनरी का स्टॉक डेबिट 15 से, कैश तो क्रेडिट हुआ है ना 560 से। ये होना चाहिए था ओरिजिनल, ठीक है। लेकिन रॉन्ग क्या हो गया, रॉन्ग क्या हो गया, वो कैश बेसिस वाले ने तो अंधाधुन स्टेशनरी एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट कर दिया 500। मुझे पता है करेक्शन नीडेड है, प्लीज़ थोड़ी सी जगह बनाएं, आपकी ज़रूरत तो मुझे पड़ेगी अब अगले सेशन में, फ़िलहाल इनको तो देख लेने दें। 560, ये मैं अपने करेक्शन नीडेड को कह रहा था, ठीक है ना। सर ना पागल हो गया, आपस में खुद से बातें करते रहते हैं। अच्छा, अब रेक्टिफाइंग एंट्री तो नीचे की है मैंने, स्टेशनरी एक्सपेंस 545 से डेबिट होना था, 560 से हो गया, ज़्यादा हो गया। सही करने के लिए क्या करो, क्रेडिट हो गया, क्रेडिट माइनस, ठीक है। और स्टेशनरी का स्टॉक डेबिट होना चाहिए था, नहीं हुआ, कर लो, कैश क्रेडिट होना था, हो गया, कुछ ना करो। ये अप्रोच थी सारे सवाल। अब ये करवाया तो हुआ था पर ऐसे नहीं,
लेकिन करेक्शन ऑफ एरर के टॉपिक में ये तरतीब बता दी थी कि करेक्शन ऑफ एरर का टॉपिक आ जाए, रेक्टिफाइंग एंट्रीज मांगे, एक्रूवल के एडजस्टमेंट हो, तो अकाउंट की बजाय करेक्शन ऑफ एरर के टॉपिक मैंने सिर्फ कहा था अकाउंट की बजाय एंट्री वाली अप्रोच पे चलो, जो होनी है एंट्री वो एक्रूवल वाली सही लिखो, जो उसने कैश बेस पे कर दी है वो लिखो और करेक्शन कर लो। इसके अलावा हर टॉपिक में सिंगल अकाउंट अप्रोच पे चलो। आगे हमने जाने अब कैश फ्लो का टॉपिक आ रहा है, उसमें भी लेजर बनाएंगे। एनपीओ का टॉपिक आ रहा है, एक्रूवल के एडजस्टमेंट वहाँ भी आती है, उसमें भी लेजर बनाएंगे। फिर आगे आगे हम लेजर ही बनाएंगे, लेकिन सिर्फ इस टॉपिक के लिए मैंने कहा था जर्नल एंट्रीज, और बेसिकली हो जर्नल एंट्री रही होती थी। अगर आप अकाउंट की बात भी करें, अकाउंट स्टेशनरी का अकाउंट, और क्या क्या कैसे कैसे समझाऊं मैं आपको, आपका दिमाग बिल्कुल क्लियर हो जाए, बस मैं ये चाहता हूँ। ब्रॉड डाउन तो जीरो है स्टॉक में, क्योंकि स्टार्ट बिजनेस उन्होंने इधर ही किया था, ऐसे ही है। और एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट 560 हुआ पड़ा है। अब हमें कहा गया कि जी 15 भी यूज़ नहीं हुआ, तो मैंने कहा ये 15 यहाँ पे लिखो, और बाकी का एक्सपेंस बैलेंसिंग ऐसे ही करवाया था ना, ये कहाँ ले जाओ। तो प्रॉफिट एंड लॉस में कितना नजर आया था इस अप्रोच से भी 545, और बैलेंस शीट में स्टॉक यही आ रहा है, यही है। आप बेसिकली ना जब मैंने आपको स्टेप 3 लिखवाया था ना लेजर के अंदर के, वी विल, स्टेप्स क्या थे एक्रूवल के, कुछ याद हो किसी को? स्टेप्स क्या थे? वी विल राइट ओपनिंग, वी विल स्टेप 2 वी विल रिकॉर्ड कैश, अंधाधुंध याद आ रहा है? नहीं भी याद आ रहा है तो इंशाल्लाह अभी कैश फ्लो में और एनपीओ में आएगा याद, जब लेजर बनेंगे हर सवाल में इसकी एडजस्टमेंट होनी है, इसके बगैर नहीं काम चलना, ठीक है। एक्रूवल ऐसे नहीं वहां पे भी किया था। तो स्टेप 1 वी विल राइट ओपनिंग, स्टेप 2 वी विल रिकॉर्ड कैश, स्टेप 3 वी विल कैलकुलेट क्लोजिंग, और क्लोजिंग कैलकुलेट करके हम लिखते थे। वो लिखना दरअसल डबल एंट्री होती थी, आपको पता ही नहीं चल रहा, ये एंट्री हुई पड़ी है। ये एंट्री क्या हो रही है? एक्सपेंस का लेजर क्रेडिट और स्टॉक डेबिट, ये एक्रूवल की एंट्री है। प्री पेमेंट भी ऐसे ही होता था, प्री पेमेंट की भी एंट्री हम कर रहे होते थे। तो ये जैसे मर्जी सोचें, अल्टीमेटली पहुंचना उधर ही है। तो इसलिए मेरा मशवरा जो था उस पर अमल करें। करेक्शन ऑफ एरर का टॉपिक हो, एक्रूवल के एडजस्टमेंट आए, तो एंट्री वाली अप्रोच से चलें। काम तो वही कर रहे हैं आप, लेकिन इसमें आसानी है, जिसमें आसानी है वो आपको बताया हुआ है, ठीक है। करेक्शन ऑफ एरर का टॉपिक, मुझे पता है ऐसी बातें आप लोग लिख लेते हैं। करेक्शन ऑफ एरर के टॉपिक के अंदर लिखी होंगी आपने जब बताया होगा। करेक्शन ऑफ एरर के टॉपिक के अंदर जब भी एक्रूवल के एडजस्टमेंट आए तो ओरिजिनल एंट्री रॉन्ग एंट्री से चलना। इसके अलावा कहीं भी एक्रूवल के एडजस्टमेंट आए तो सिंगल अकाउंट अप्रोच, टी अकाउंट वाली अप्रोच से चलना, ठीक है। अब ये सारी बात को मद्देनजर रखते हुए, तमाम गवाहों के बयानात मद्देनजर रखते हुए, टेस्ट नंबर 8 के लिए, टेस्ट नंबर 8 भाई, ये फैसला सुनाया जा रहा है कि अब ओरिजिनल रॉन्ग एंट्रीज वाले हिसाब से चलेंगे। सबसे पहली एडजस्टमेंट की ओरिजिनल एंट्री मुझे बताओ क्या होगी? जी बताओ भाई। 1 साल का रेंट है जो एडवांस में पे हुआ है 1.2। पहले तो बताओ 1 साल का रेंट है, और वो कह रहे हैं 1 मंथ मंथली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है, तो हमारे लिए तो फिर रेलेवेंट 1 महीना हो गया ना, ठीक है। तो मुझे बताओ इस 1.2 के बारे में आपका क्या ख्याल है? ये 1.2 क्या है? अच्छा मैं 1200 में कर लूँ, 1000 में ज़रा इजी हो जाएगा, है हाँ। 1200 रुपया क्या है? ये पूरे साल का किराया है, तो डिवाइड बाय 12 करें तो 100 रुपया 1 महीने का। अब मेरा एक्सपेंस बनता है 100 रुपया, 1100 रुपया 1 महीने के एंड पे अगर इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बने तो 1 महीने के अंदर जो पीएनएल होगा उसमें 100 रुपये का एक्सपेंस जाएगा और 11 रुपये का प्रीपेड रेंट एसेट होगा। ये बात समझ आती है? अब ये अकाउंट के अप्रोच से नहीं चलना, क्योंकि उसने क्या हमसे मांग ली है? एडजस्टिंग एंट्री। तो मैं लेजर बनाऊं तो उसने मुझे कोई नंबर नहीं देने, इसलिए मैंने कहा था इसके अंदर आकर, करेक्शन ऑफ एरर में आकर आप एंट्रीज पे चलो। तो सबसे पहले रेंट एक्सपेंस, हाँ भाई 1200 कितने अरसे का किराया है? पूरे साल का। डिवाइड बाय 12 करोगे तो पर मंथ आ जाएगा। कितने महीने एक्सपेंस बनाने हैं? तो कितना आ गया? 100। बाकी का क्या है? आपका एसेट है, प्रीपेड रेंट। अब इसको बैलेंसिंग निकालो, आपकी मर्जी है, वैसे ऐसे भी निकल सकता है 1200 बटा 12, ये पर मंथ हो गया इंटू 11। लेकिन पर्चे में ऐसा नहीं करना। पर्चे में तो आपने क्या करना है? पर्चे में आपने बैलेंसिंग, एक फिगर निकाली तो दूसरी बैलेंसिंग, पहले अगर प्रीपेड निकालिए तो दूसरा बैलेंसिंग, टाइम बचा लेना है, ठीक है। ये नहीं समझ आई? अभी समझ आ गई है ना? अब मैं टेस्ट का जिम्मेदार हूं। अच्छा टेस्ट में तो एक स्टेप आगे चल रहा होता है ना उस्ताद, आपसे थोड़ा सा आपको छेड़ रहा होता है, छाड़ रहा होता है,
आपको मुश्किलों के लिए तैयार कर रहा होता है कि देखो इन हालात में भी परफॉर्म करना मत भूलना, परफॉर्म करना है आपने। पर्चा कभी आसान तो कभी मुश्किल, लेकिन हमारे लिए बस एक है फाइट फाइट फाइट, हमने फाइट करनी है, ठीक है, मेरे साथ नहीं, पर्चे के साथ जी। कैश क्रेडिट, और मज़े की बात यह है, पते की बात यह है कि आप मुकम्मल सवाल नहीं भी आता होता, आप फाइट करते हैं, आपको आपके मतलब के नंबर मिल जाते हैं, ठीक है। बस ये हर सवाल ऐसा नहीं होता जिसमें फाइट करके आधे नंबर लेने होते हैं, लेकिन पर्चे में एक दो सवाल ऐसे ज़रूर होते हैं। बाकी पर्चा आसान होता है, उसमें अच्छे नंबर आते हैं, और जिन सवालों में आपने वैसे चारों शाने चित हो जाना है, हाथ खड़े करने हैं, उसके लिए आपको फाइटिंग स्पिरिट दे के तैयार किया जाता है कि उसमें भी चारों शाने चित नहीं होना, उसमें भी आपने नंबर ले लेने हैं कुछ ना कुछ हाथ पांव मार के, ठीक है ना। अच्छा जी, रॉन्ग क्या है, रॉन्ग क्या है, उन्होंने रेंट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट कर दिया है पूरे, ठीक है जी, पूरे 1200 से। तो करेक्शन मेरे ख्याल में अप्रोच समझ आ गई। अब मैं बस चलो रेक्टिफाइंग एंट्री एक तो कर ही देना, अच्छा नहीं ना लगता। रेक्टिफाइंग एंट्री जी, रेंट डेबिट होना था 100 से, लेकिन डेबिट हो गया 1200 से। सही करने के लिए क्रेडिट कर दें कितने से, 1100 से। ये पर्चे बेटा इसलिए नहीं समझ आया था कि पर्चा उस वक्त हुआ था, आज ये वाला सवाल टेस्ट में दूं तो सबको समझ आ जानी थी, वो आज थोड़ी ऐसा दूंगा, फिर आज कोई और शरारत तो नहीं, कल को और शरारत है नहीं, क्या ख्याल है। 1100 से प्रीपेड रेंट डेबिट होना था, नहीं हुआ तो कीजिएगा, कीजिएगा डेबिट 1100। कैश क्रेडिट होना था, डन बाय अकाउंटेंट, रॉन्ग से ज़्यादा अच्छा क्या लिखूं, डन बाय अकाउंटेंट, ये भी चेंज किया था हमने, ठीक है। तो 1100 से ये एंट्री पास हुई, ठीक है जी। चलो जी, एडजस्टमेंट 1 इज़ ओवर। एडजस्टमेंट 2, अब बाकी एडजस्टमेंट मैं ओरिजिनल करता जाऊं तो रॉन्ग तो आपको पता है फिर वो कैश ही हुआ है, ठीक है। एडजस्टमेंट नंबर 2, 15 जनवरी को क्या हुआ, एडवांस पेमेंट ऑफ 20 वॉज मेड अगेंस्ट परचेज ऑर्डर्स, आपने परचेज करनी थी, उसके अगेंस्ट आपने एडवांस पे किया है। इस एडवांस को क्या कहा जाता है, एडवांस फ्रॉम कस्टमर। ऐसे ना कर दिया करो, सोचा करो, सुना करो क्या कह रहा हूं मैं। एडवांस आपने पे किया है और आपने एडवांस के अगेंस्ट चीजें खरीदनी है, तो ये एडवांस टू सप्लायर है। आपने आज पैसे पे किए हैं और फ्यूचर में उसके अगेंस्ट आपको गुड्स आएंगी, तो ये तो आपकी लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी नहीं होती, एसेट है। राइट टू रिसीव कैश, कैश कैश गुड्स, अच्छा चले ठीक है, ओके डन, ठीक है। तो अगर आपने आज पैसे पे कर दिए हैं, गुड्स अभी नहीं आई हैं, तो इसी टॉपिक में आपको पढ़ाया था परचेज रिकॉर्ड करने के लिए ज़रूरी है गुड्स का आना। अगर गुड्स नहीं आई तो कैश पे पहले हो जाए तो कैश तो क्रेडिट हुआ। अब ये एसेट ही है प्री पेमेंट जैसा, लेकिन प्री पेमेंट नहीं है, ये बेसिकली क्या है, प्री पेमेंट के अगेंस्ट फ्यूचर में सर्विसेज आती हैं, ये एडवांस टू सप्लायर है, इसके अगेंस्ट फ्यूचर में गुड्स आएंगी। है तो एसेट, लेकिन राइट टू रिसीव गुड्स इन फ्यूचर है, ठीक है। राइट टू रिसीव गुड्स इन फ्यूचर, यानी कि इंट्रो का ही टेस्ट लिया था आपका मैंने यहाँ पे। हाँ तो फिर मैं क्या करूँ, मेरा कसूर है, मेरा कसूर है ना, ये भी मेरा कसूर है। मैं तो पढ़ा रहा हूँ, देखो अब मेरे बस में जो है मैं कर रहा हूँ, जितनी मुझे ज़रूरत है इंट्रो की मैं सारी पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ये तो नहीं कि अब मैं टेस्ट भी ना करूँ इस वजह से कि एक दो बच्चों ने नहीं पढ़ी हुई। हाँ लेकिन ये है कि अब FAR 1 के एंड पे खड़े होकर इंट्रो का कॉन्सेप्ट जो यूज़ होने थे वो ना आते हो, फिर तो चलो, वैसे तो फिर भी कसूरवार मैं नहीं हूँ, लेकिन कोशिश मेरी है कि आ ही जाए समझ उन चीज़ों की जी। अब जिस दिन ये एडवांस पेमेंट की है उस दिन एडवांस डेबिट कर दिया होना चाहिए, करना चाहिए था 20 से, और कहता है आगे 60% ऑफ द ऑर्डर्ड गुड्स वर रिसीव्ड इन, और इसमें से यानी 20 मिलियन में से 12 मिलियन की चीज़ें आ गई, तो वो तो परचेजेज हैं और बाकी एडवांस होना चाहिए। अब अगेन मैं क्या कह रहा हूँ, डायरेक्ट एंट्री करो, ओरिजिनल होना क्या चाहिए, महीने का एंड हो गया ना, तो 20 मिलियन कैश तो जेब से चला गया, लेकिन इसमें से कितनी चीजें आ गई हैं, वो परचेजेस, परचेजेज इन्वेंट्री जो भी कर दें, कितनी जी, वो कैसे निकाला आपने 1200,
20 मिलियन का, बल्कि अब 20 मिलियन कौन लिखे, 1000 में कर रहा हूँ, यहाँ पे सिर्फ लिख रहा हूँ मैं 60%। कितना जी? 20,000 का 60%, 12,000। ये परचेजेज हैं, लेकिन कैश तो आपकी जेब से निकल चुका है 20,000, तो बाकी का 8,000 क्या है जी? एडवांस टू सप्लायर। ये आपका एक एसेट होता है, ठीक है। बैलेंसिंग, ठीक है जी, बैलेंसिंग कर लें, 40% कर लें, आपकी मर्जी। अब ये होना चाहिए था। अब अगला काम आप कर लेंगे मेरे ख्याल से, तो ठीक है। उन्होंने क्या कर रखा है, उन्होंने सारा ही क्या कर दिया है, परचेजेज डेबिट कैश क्रेडिट 20,000 से। तो सही कर लोगे? क्या करोगे? परचेज को कुछ क्रेडिट करके थोड़ा सा एडवांस डेबिट कर लेना, ठीक है। 8,000। एंजॉइंग विद उमैर एंड 60 को अदर्स। 60 ही होने ने आज, पता नहीं, आधे भी नहीं आते, पता है ना, आधे भी नहीं आते एक्स्ट्रा क्लास में, और ये लेते भी नहीं होंगे एक्स्ट्रा क्लास। इनको लग गया पता कि यहाँ पे बस फारिग टाइम गुजारने के लिए आते हैं, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। आप देखें ना, आप लोगों को फ़ायदा हो रहा है। मैंने आपको सिर्फ इतनी सी बात की है कि मेरी ये कोशिश है, आपको कहा था इस आखिरी महीने में आपने हर पेपर को क्लासेस के अलावा 2 घंटे देने, तो मैंने 2 घंटे हर पेपर को, 1.5 घंटा मैंने शुरू में कहा था जब सीए आपने शुरू किया था मेरे साथ। मैंने कहा था हर पर्चे को घर पे 1.5 घंटे दो, 1.5 घंटा दो, जितने पर्चे हैं सारे पास होंगे। लेकिन आखिरी महीने में अब ये डिस्काउंट पैकेज, हर पर्चे के लिए 2 घंटे कर दो, हर घंटे के लिए, हर पर्चे के लिए 2 घंटे कर दो, ठीक है। मेरे भी इस वक्त दिमाग पूरा होता है, सुबह 7 बजे से पढ़ा। हर पर्चे के लिए 2 घंटे कर दो, हर पर्चा इंशाल्लाह पास होगा इस महीने में, इस वजह से क्योंकि अगर इसमें आप थोड़े सुस्त हो जाओ ना तो आपका आखिरी महीने में लोड पड़ता है। मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ, आजकल मैं हर दूसरे तीसरे दिन ये बात किया करूँगा, ठीक है, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अब मेरी ये कोशिश है, आधा पौना घंटा यहाँ आपको बुला लेता हूँ, ठीक है, और इसके अलावा होमवर्क 1 घंटे 1.25 घंटे से ऊपर ना आ जाए, ताकि ये जो घर पे आपने एक्स्ट्रा टाइम लेना था मैं वही आपका यहाँ ले रहा हूँ। इससे ज़्यादा कुछ टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, बस 1-1.25 घंटे का होमवर्क, और जो घर पे आपने एक्स्ट्रा एफर्ट करनी है वो एक्स्ट्रा एफर्ट मैं आपको यहाँ बुला के करवा रहा हूँ, बस इतना सा काम कर रहा हूँ। यही काम आपने घर पे करना है इस आखिरी महीने में। जो चीज़ें हैं छोटी मोटी, वो पेंडेंसीज हैं, कोई मसले मसाइल हैं, वो दूर करने, वो मैं आपको बुला के करवा रहा हूँ बस। और रोज़ आधा पौना घंटा ले लेता हूँ। तो ये बस आप एंड तक, आखिरी महीने तक सिर्फ ये आधा घंटा देते रहो, उसके अलावा 1-1.25 घंटे का होमवर्क होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। टोटल मिलाकर 1.25 घंटे का होमवर्क, आधा पौना घंटा ये एक्स्ट्रा, ये 2 घंटे ही मुझे FAR 1 के लिए चाहिए आखिरी दिन तक। और नॉर्मल क्लास पढ़ते, कोई एक्स्ट्रा होगी तो फिर आखिरी संडे लगा लेंगे, बस ऐसे आखिरी संडे लगा के बस सब कुछ अगर करना पड़ता है तो करोगे ना कोशिश इंशाल्लाह। ये 2 घंटे हैं टोटल घर के, और तकरीबन 2 घंटे क्लास के। ये FAR 1 4 घंटे डेली आने पड़नी, नॉर्मल क्लास तो चल ही रही है, उसके अलावा 2 घंटे में से मैं बार बार कह रहा हूँ आधा पौना घंटा एक्स्ट्रा क्लास और 1-1.25 घंटा होमवर्क बस। और बाकी पेपरों को भी टाइम दो, किसी एक को ज़्यादा टाइम दिया तो दूसरे को सेक्रीफाइस कराएगा। मैं नहीं चाहता इस महीने में FAR 1 पे मैं इतना ज़्यादा टाइम लगवा दूँ कि आपका टैक्स या आपका CMA या आपने कोई बिल और रखा हुआ है वो आपका सेक्रीफाइस हो, आपने भी नहीं करना, ठीक है, ओके। CMA पहले ही क्या हुआ है? अच्छा, तुम CMA मुझसे तो नहीं पढ़ रहे? मैं भी कहूँ उधर तो नज़र नहीं आ रहे थे तुम। CMA तो छोटा सा सब्जेक्ट है, मुश्किल है? कहाँ मुश्किल है यार, एंजॉय कर। CA भी मुश्किल है, 5 दिन का टॉपिक था, 10 दिन हो गए हैं, लेकिन हम अभी लगे हुए हैं। जब तक बच्चे ये कह नहीं देंगे माफ़ी दे दें आसान हो गया, तब तक हम आगे नहीं जाएंगे। हम आगे करेंगे प्रोसेस कॉस्ट। यार मेरी FAR 1 की क्लास चल रही है, सुबह पूछ लेना अपनी क्लास में, बदतमीज़ लोगों। हाँ जी, 3rd 21 जनवरी ₹5 million वर रिसीव्ड अगेंस्ट सप्लाई ऑफ गुड्स। 5 million वर रिसीव्ड अगेंस्ट सप्लाई ऑफ गुड्स इन जनवरी 16। लिए तो पैसे थे, पहले आ गए पैसे, गुड्स देंगे, हम पे लायबिलिटी है जितने पैसे आए। हम अर्न तब करेंगे जब गुड्स डिलीवर कर दें या सर्विस रेंडर कर दें। ये गुड्स का केस है, तो गुड्स जिस दिन डिलीवर होनी है, सेल तो उस दिन बुक होनी है, पैसे तो पहले आ गए। अब कैश तो डेबिट हो गया, आज जिस दिन रिसीव किया है 21 जनवरी को, इस दिन सेल क्रेडिट नहीं कर सकते थे, ठीक है। हाँ, एडवांस बनता है। वो कहता है गुड्स अमाउंटिंग टू 3 million कुड नॉट बी। अच्छा, पहले देखो उसने कहा इतने आ गए हैं, और दूसरे पॉइंट में कह रहा है इतने नहीं आए हैं। ध्यान से पढ़ना है, अंग्रेजी एग्जामिनेशन वालों की मार है जी।
गुड्स अमाउंटिंग टू 3 million वर कुड नॉट बी डिलीवर्ड इन टाइम बिफोर बिकॉज ऑफ अ ट्रांसपोर्ट। कह रहा है जनवरी के महीने में गुड्स डिलीवर करने के लिए हमने ये 3 million लिया था, लेकिन इस 5 million लिया था, उसमें से 3 million की चीज़ें डिलीवर ना हो सकी, तो फिर कितनी हो गई इसका मतलब? तो 2 million आपकी सेल है, बाकी आपके ऊपर बोझ है, पैसे ले लिए हैं, चीज़ें नहीं डिलीवर की। तो कैश डेबिट 5 million से 5000, और सेल अभी तक आप सिर्फ क्रेडिट कर सकते हैं जी 2000 से, ये उसने खुद ही दिया हुआ था। तो बाकी क्या है? एडवांस फ्रॉम कस्टमर, इसको कहते हैं। और ये क्या है? लायबिलिटी। क्यों लायबिलिटी? लायबिलिटी टू प्रोवाइड डिलीवर गुड्स इन फ्यूचर। जैसे एडवांस इनकम होती थी ये उसी तरह से ही है, ठीक है। कितना? 3000 जी बच्चों, बोलो। उन्होंने क्या किया? उन्होंने कैश बेसिस फॉलो किया, और कैश बेसिस फॉलो किया तो उन्होंने कहा आगे तो छा गए, जो आगे वो हमारे कैश डेबिट कर लोगे। सही, दिल तो कह रहा है अगली एडजस्टमेंट्स ही ना करूं, लेकिन चलो अब 2 ही रह गई हैं। 1 2 3 4। यकम फरवरी को पेमेंट हुई, कैश किस दिन? यकम। तो इसका मतलब उन्होंने कुछ नहीं किया होगा। कितनों को ये बात पता लग गई? सर हमने ट्रांजैक्शन डेट ऊपर पढ़ी ही नहीं थी, हमने तो उसको लिफ्ट ही नहीं कराई थी। ट्रांजैक्शन डेट यकम फरवरी है, तो हमें इससे क्या का क्या मतलब? वो कह रहे हैं कैश बेसिस। जब ट्रांजैक्शन हो रही है यकम फरवरी को, तो कैश बेसिस वालों ने 31 जनवरी तक कुछ नहीं किया होगा। और सही है, उन्होंने यकम फरवरी को जो भी किया होगा यकम फरवरी को किया होगा। हम इस वक्त 31 जनवरी पे खड़े होकर सोचेंगे। ओके, चलो आ जाओ, पढ़े तो सही। क्या है? पेमेंट ऑफ सैलरीज फॉर द मंथ ऑफ जनवरी अमाउंटेड टू 0.5। इसको तो अभी छोड़ ही दो ना, एक मिनट इसको छोड़ दो ना, पहले सिर्फ 0.5 कर लें, पहले वो समझा लूं, उसके बाद ये पॉइंट भी देख लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा जी, कहता है जी पेमेंट की है जनवरी के महीने की तनख्वाहों की, फरवरी में ही होती है नॉर्मली, लेकिन मसला क्या है इसमें? जनवरी के एंड पे क्या एक्रूअल की एंट्री, एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है। जनवरी की सैलरी तो जनवरी में एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा। अब वो कैश बेसिस वालों ने तो फरवरी में पेमेंट करके उस वक्त एंट्री करनी है, हमने उसका इंतजार नहीं करना। तो इसका मतबल क्या हुआ? इसका मतबल हुआ, मैंने ब्लैक कर दिया फिलहाल एडजस्टमेंट को, ठीक है ना। सैलरी एक्सपेंस डेबिट और सैलरी, हाँ सैलरी पेएबल क्रेडिट। कितने से? फिलहाल 500, फिलहाल 0.5 है ना, फिलहाल 500 लिख लो, मैं बाकी ब्लैक हटाता हूं, ठीक है। मैं पहले एंट्री समझा लूं, ये होना चाहिए था। और कैश बेसिस वालों ने डन बाय अकाउंटेंट क्या है? क्यों नहीं? कैश बेसिस वाले ने कैश पे या रिसीव होने पर एंट्री करनी होती है मेरे दोस्त। कितने आउट हो गए? अच्छा, डी एंड हो गया, 6 आउट पे ही नहीं जीतते उन पाकिस्तानी। अच्छा जी, तो अब फिर रेक्टिफाइंग एंट्री क्या करोगे? जो होना था वो नहीं हुआ, वो कर लो, एरर ऑफ ओमिशन। चलो हमें क्या, हम कौन सा वो एरर्स पढ़ के जाएंगे? हमने कौन सा 2-3 नंबर लेने हैं वो वाले? अब इस चैप्टर पे आ गया ना, तो आज ये थ्योरी पढ़नी है, क्योंकि मैंने आपको कहा है 2 घंटे, मैं बार कैलकुलेशन कर रहा हूँ। 2 घंटे घर वाले, 1 से 1.25 घंटे का होमवर्क, आज 1 घंटे का होमवर्क है, पौना घंटा क्लास, तो 15 मिनट जो आज इधर से होमवर्क दूंगा उसकी रीडिंग। एक मिनट आपका कीमती है। 2 घंटे से ऊपर जब टाइम जाए, अगर ईमानदारी से दिया है, बंद करके किताब रख देना, उससे ऊपर ना पढ़ना है FAR 1, फिर कुछ और पढ़ना, टेक्स्ट पढ़ना, बी लॉ पढ़ना, CA में जो भी आप साथ पढ़ रहे हो पढ़ो, अपने पर्चों को टाइम देना, लेकिन ईमानदारी से दो। मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है इंशाल्लाह, ठीक है ना। जोर सारा इधर ही लग रहा है आपका, मैं तो खैर चलो जो लगा रहा हूँ। अच्छा, अब पेमेंट ऑफ सैलरीज फॉर द मंथ अमाउंटेड टू 0.5। This amount includes 0.02 paid to an employee as advance salary for the month of February। इस 5 में कुछ शामिल है, इसके 2 हिस्से हैं। इसका पहला हिस्सा जो है वो क्या है? 0.4, ऐसे ही है ना? नहीं, 0.02 माइनस करो 0.5 में से, 0.48। अच्छा, और बाकी का 0.2। इसकी एंट्री असल में बनती थी, अल्लाह समझ जाओ ना जी, इसकी एंट्री क्या बनती है? टेंशन पड़ी हुई है मुझे कि उधर से सुई जो है वो ऐसे एकदम से यूं 12 पे जाती, मतलब छोटी सुई ना एकदम से इस वक्त 12 पे चली जाती है।
मैंने कोई नहीं 55 पे छोड़ना, मैंने 5 बच्चों का वेट किया था, ठीक है ना। हाँ चुप है। सैलरी एक्सपेंस डेबिट, सैलरी पेएबल क्रेडिट होना चाहिए था कितने से? 0.48 से मेरे बच्चों। और इसकी एंट्री होनी चाहिए थी, इसकी एंट्री होनी चाहिए थी जब पे होना है तभी होनी है, चाहे एडवांस सैलरी की एंट्री करो, एडवांस डेबिट कैश क्रेडिट, बट कब फरवरी में। क्या यकम फरवरी आ गया है तो 31 जनवरी पे तो ये एंट्री होनी ही कोई नहीं थी। यानी इसको क्या करना था हमने, इग्नोर है। ये किसको समझ नहीं आया? मैं पूरी एंट्रीज करता हूं, मैं जनाब नौकर। ये .02 है एक, और एक ये 0.48 है, ठीक है जी। अब 0.48 की एंट्री ये होनी चाहिए थी, बोलो हाँ या ना, बोलो। किस दिन? 28। हाँ बोलते हैं बदतमीज बड़ों को, जी बोलते हैं, इड्डे शौक है बदतमीज ने। अच्छा ये होनी चाहिए अच्छा सॉरी मैं समझा 31 जनवरी, 28 फरवरी पे खड़े हैं जी, 31 जनवरी पे ये एंट्री होनी चाहिए थी, बोलो। उसके बाद अगला महीना जब आएगा तो 1 फरवरी को इसकी एंट्री होगी, फिर बोलो। असल में जो हम कह रहे हैं सैलरी पेएबल डेबिट और कैश क्रेडिट, तो इसी वजह से तो उन्होंने कुछ किया नहीं 31 जनवरी को, ऐसा ही है ना। और ये 0.02 जो है ये तो हमने पे किया ही नहीं, कोई 31 जनवरी को कोई ट्रांजैक्शन हुई ही नहीं है, तो इसको कुछ नहीं करना था। हाँ लेकिन जब 1 फरवरी को भी जब इसकी कोई पेमेंट होनी है तो पेमेंट क्या होनी है, एंट्री क्या होनी है? एडवांस टू स्टाफ। ये भी एक करंट एसेट है, ये भी है राइट, लेकिन राइट टू रिसीव कैश इन फ्यूचर नहीं होता, राइट टू रिसीव गुड्स इन फ्यूचर नहीं होता, राइट टू रिसीव सर्विसेज इन फ्यूचर। फरवरी की सर्विसेज देगा एम्प्लॉई, लेकिन उसको हम तनख्वाह नहीं देंगे, लेकिन ये एंट्री करनी है फरवरी में, एडवांस डेबिट, ठीक है। तो अब समझ आइए बात की, हम इस वक्त कहाँ ऑपरेट कर रहे हैं? 31 जनवरी से ऊपर जो होना है ना, हमें उससे कंसर्न है। तो 31 जनवरी से ऊपर क्या होना चाहिए था? एक्रूअल की एंट्री होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई, तो वो कर लेंगे। किसको समझ नहीं आई? जिसको समझ नहीं आई निकल जाए क्लास से। हाँ पूछ ले मुझसे जी। कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? ट्रांजैक्शन डेट क्या है? ट्रांजैक्शन डेट क्या है? तो 1 फरवरी पर उन्होंने कैश पे किया है और उस दिन एंट्री की है सारी इकट्ठी, उन्होंने उस दिन ये एंट्री की है इकट्ठी। उन्होंने सैलरी एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट कर दिया 0.5 से, ये तो गलतियाँ आगे उसने, उन्होंने अगले, एक तो उन्होंने 0.48 की सैलरी भी अगले महीने में रिकॉर्ड की, हम उसको इधर ले आए हैं। अच्छा अब आप कहोगे अगले महीने में भी तो गलती हो, अगले महीना जाए बाढ़ में, हमें उससे क्या, अगले महीने में खड़े होते तो अगले महीने को सही करते। फिलहाल तो मुझे इससे कंसर्न है, ये महीना क्या है, ये इतनी सी बात है। अगली बात बाद में तस्वीर बेशक बना लेना, पहले सोल्यूशन, पहले तो बात कर लेना सवाल में क्या होना है। ये कहानी है 31 जनवरी पर 0.5 वो कहता है पेमेंट ऑफ सैलरीज फॉर द मंथ ऑफ जनवरी अमाउंटेड टू 0.5, लेकिन कब? 1 फरवरी को। हमने कहा अरे 31 जनवरी की सैलरी 1 फरवरी पे पे हो रही है, तो इसका मतलब कैश बेसिस वाले ने तो रिकॉर्ड नहीं की होगी, तो रिकॉर्ड कर ले। फिर कितनी सैलरी है? सैलरी 0.48 ही है, 0.02 तो इस 5 के अंदर शामिल ही क्या है? एडवांस, जो कि एसेट होता है। लेकिन ये सारी कहानी तो अगले महीने में उसने की है, हम तो चाह रहे हैं इस वक्त के 0.48 की सैलरी जो रिकॉर्ड होने से रह गई है वो 31 जनवरी को रिकॉर्ड हो जाए, ताकि मेरी इनकम स्टेटमेंट में 0.48 की सैलरी आए और बैलेंस शीट में 0.48 की लायबिलिटी है। गॉट इट? अब इस पूरी तस्वीर को बेशक लेना है तो ले लीजिए। एक्रूअल रिकॉर्ड कर रहे हैं ना बेटा, और जनवरी के महीने की तनख्वाह है ना, इसीलिए तो 0.02 को वैसे ही इग्नोर कर दिया, सिर्फ 0.48 को पकड़ेंगे। 0.48 क्या है? वो इस महीने सर्विस हमें दे चुके हैं एम्प्लॉइज, तो इस महीने की तनख्वाह एक्सपेंस है, इस महीने की इनकम स्टेटमेंट में उसे आना चाहिए, चाहे पे हो चाहे ना हो तो पेएबल, तो कर दिया, तो सही है। चलें आगे। नंबर 5 पिक्चर अब गई, ये हो गया, ये सही कर लें इसको। कितना जी? 400 उसी, ठीक है।
ये होना था, ये नहीं हुआ तो ये कर लें। ओके, और ये देखो अगली कहानी देखो, 15 फरवरी। अब समझ आ गई है, ये फनकारी थी जिसने ट्रांजैक्शन डेट को पढ़ा और कैश बेसिस को पढ़ा, उसको समझ आ गई होनी थी। कितनों की ये सही थी बिल्कुल सारी एंट्रीज हैं, कोई 2-4 माशाल्लाह, सैलरी वाले के अलावा सही था, टेक्निकली बड़ा था। 15 फरवरी, पेमेंट ऑफ यूटिलिटी बिल्स फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। जनवरी के महीने का बिल है यूटिलिटी। तुमने क्या किया है, तुमने कैश, किधर गया मेरा अकाउंटेंट, कहाँ है यार, कहाँ है, नासी गया। तुम हो ना, तुम कैश बेसिस पे, तो वो तो दूसरी गलतियां करता था, ये तुम हो जिसने कैश बेसिस के ऊपर अकाउंटिंग की हुई है। तुमने गूगल के टॉपिक में छुट्टी की थी, और यूटिलिटी बिल जनवरी का है, तो जनवरी की प्रॉफिट एंड लॉस में ये एक्सपेंस बुक होना चाहिए। पेमेंट नहीं हुई तो पेबल करो। अब वो कह रहा है 15 फरवरी को ट्रांजैक्शन हुई है, काहे की, पेमेंट ऑफ यूटिलिटी बिल है जनवरी का, जो कि 0.3 है। तो अब वो जनवरी का है तो उसकी एंट्री जनवरी में होनी चाहिए थी। वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। जनवरी में होनी चाहिए थी उसकी एंट्री यूटिलिटी एक्सपेंस। यूटिलिटी क्या होता है, यही बिजली गैस वगैरह, ठीक है। यूटिलिटी एक्सपेंस डेबिट, यूटिलिटी एक्सपेंस पेएबल क्रेडिट। कितने से 300 कह दो, 0.300 कह दो, ये होना था, लेकिन ये ना हो पाया। क्यों? क्योंकि कैश बेसिस पे चल रहा था और ट्रांजैक्शन डेट तो 15 फरवरी है, तो उसने तो ये एंट्री 15 फरवरी को कैश पे करने पर की होगी। हम कह रहे हैं ना 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 ना, इस साल के इस महीने के का ये एक्सपेंस है, इस महीने में मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है, इस महीने में इसको रिकॉर्ड करो। तो एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट होना था, नहीं हुआ, कर लीजिएगा। इनमें से किसी के नंबर नहीं मिलने थे, नंबर आपको इसके मिलने थे, वो मैंने की नहीं, तो कर लेना उनको, ठीक है। हाँ वेलकम, जाएं। आज के बाद तुम एक्स्ट्रा क्लास में ना आना, तंग करते हो। अभी 2 मिनट पढ़े और मैंने ऊपर वाला सवाल सिर्फ पढ़ के देखना है कि रीसेंट टाइम वाला सवाल हमें आता है या नहीं आता। अपना लेवल तो चेक करें। तुम में 55 पे छोड़ दिया मैंने, तुम्हें पक्का पक्का ही छोड़ दिया मैंने। जाओ दूर हो जाओ मेरी नजरों से, ये तो तुमने टाइम ज़ाया किया है। सारा क्वेश्चन तो वखरे पैसे लगनगे, सारा क्वेश्चन इकट्ठा दिखान दे। टेस्ट 8 हो जाएगा ना, इसके बाद फिर इससे पिछले टेस्ट, इससे अगला टेस्ट सर सब्ज वाला आसान था, उसमें बस एडजस्टमेंट वो सिर्फ है। जिस सर सब्ज नहीं देख, सर सब्ज था कौन सा था, ये जिससे अगला था, जिसमें बुक में नहीं है वो क्वेश्चन, ये बुक में है, ये भी बुक में नहीं है। ये किसी ज़माने में किसी बुक में होता था, इंट्रो की बुक जब होती थी। असल में एक्रूवल अब मेरे सिलेबस में नहीं है। अगर मेरे सिलेबस में एक्रूवल बाकायदा होता तो मैं उसके पास पेपर भी डालता। वो मैंने सिर्फ प्रैक्टिस करवाई है, इंट्रो का टॉपिक है, रिवाइज़ करने के लिए 2-3 दिन लगाए थे। लेकिन देखो ना, मेरी मजबूरी थी। आप जैसा पढ़ के आए थे, अच्छा ही पढ़ के आए थे, लेकिन भूल भी जाते हैं ना, तो उसकी कितनी यूजेज आगे चल रही होती है। तो मैं फिर अपने हिसाब से पढ़ा के सबको एक जैसा कर लेता हूँ, फिर पिटाई करता रहता हूँ उसकी, ठीक है। लो जी, ये रिसेंट टाइम में सवाल आया था, अपना लेवल भी चेक करें। आता ज़रूर है लेकिन ऐसा है जी, पढ़ें। कहता है प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज टू करेक्ट अबव एरर्स। ठीक है जी, कर लेते हैं जर्नल एंट्रीज। ड्यूरिंग द रिव्यू ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, ये लेजर्स वगैरह होते हैं, ठीक है ना, एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ जांबाज ट्रेडर्स, मेरे ख्याल में ये जेरी ट्रेडर था असल नाम इसका, फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 23, फॉलोइंग एरर्स वर हाईलाइटेड। ये रिसेंट अटेम्प्ट का है, रिसेंट अटेम्प्ट का है। अटेम्प्ट कौन सी गुजरी है अभी? हाँ सर, ऑटम अगे, ऑटम 23 का क्वेश्चन नंबर पता नहीं कौन सा है, ठीक है। अच्छा, a payment of 90 to a supplier was recorded as purchase of inventory on cash। बच्चों, पेमेंट टू सप्लायर की एंट्री क्या होती है? क्रेडिटर डेबिट कैश क्रेडिट, पर गलती से उसको क्या समझ लिया? अब बताओ, ये कोई एंट्री है? अच्छा सॉरी, वो देख ले कौन सा सिस्टम यूज करते हैं, परपेचुअल। हम सॉरी, क्रेडिटर डेबिट कैश क्रेडिट होना था गलती से इन्वेंट्री डेबिट कैश क्रेडिट। इतना तो समझ है ना, ठीक है। तो क्या कर लो, अब इसको सही कर लो। को मसला आसान नंबर थे, ये एडजस्टमेंट आसान थी। और बोलो पेमेंट टू सप्लायर है ना। और कितने बच्चों ने ये सवाल किया? टेस्ट कितने बच्चों ने दिया हुआ? मैं पागल में दीवार में पढ़ा रहा हूँ, पता लगे। तो ये सवाल आसान लगा था, मुश्किल? तो ये पुराने ज़माने की बात थी। पुराने ज़माने के अंदर एक्रूवल भी इंट्रो में होता था ना, तो चूंकि पूरा टॉपिक इंट्रो में था तो उसको अच्छे तरीके से ऐसे टेस्ट कर गया था वो। अब तो एक आधी एडजस्टमेंट आती है एक्रूवल की, ठीक है।
पुराना ज़माना आसान था, ऐसे आप लोगों को लगता है, पुराना ज़माना आसान नहीं था। इन्वेंट्री विदड्रॉन बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज वाज रिकॉर्डेड एज क्रेडिट सेल। हद हो गई यार, इन्वेंट्री अगर वो ड्रॉ कर ले तो एंट्री क्या होती है, ड्राइंग्स डेबिट, लेकिन परपेचुअल सिस्टम है इन्वेंट्री क्रेडिट कॉस्ट से, ठीक है। पर उसकी एंट्री क्या कर गया, वो वर डेबिटेड कितने गया, वर वॉज रिकॉर्डेड एज आ क्रेडिट सेल ऑफ 460। रिकॉर्ड ही उसको क्या कर लिया उसने, डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट। सही कर लेना, मैं इसका सोल्यूशन दे दूंगा, आई कैप का भी देख सकते हो आप। रेक्टिफाइंग एंट्री करनी है भाएं तुसी, रिक्वायरमेंट यहाँ पे होनी है, वो देखना ये मत है वेखते रहो, ए को नहीं लभना आई कैप च, ये ओरिजिनल और ये डन बाय ए अकाउंटेंट। हाँ क्या पूछा उसने, जनरल एंट्रीज पूछी हैं, ठहर जाओ, लेट मी देख, आर यू राइट और रॉन्ग। जनरल एंट्रीज रैप्टा कराऊंगा मैं, आगे क्या लिखा हुआ है, जनरल एंट्रीज टू करेक्ट एरर्स। करेक्ट का मतलब है गलत कर दें। अच्छा जी, इन्वेंट्री रिटर्न्ड बाय अ कस्टमर, टाइम इज अप। इसको देखिएगा, इन्वेंट्री रिटर्न विद सेल, बस सिर्फ पढ़ रहा हूँ, कर नहीं रहा। विद सेलिंग प्राइस ऑफ इतने वॉज डेबिटेड टू इन्वेंट्री एंड क्रेडिट, देखो गलती बता रहा है, ऑन द एन आइटम वॉज सोल्ड, ये फिक्स एसेट की एडजस्टमेंट, अ चेक इशूड, और ये एक्रूअल की एडजस्टमेंट है, होना चाहिए। ये रिसेंट टाइम का, ये रिसेंट ये, अच्छा जी अब देखें, करवा दूंगा जाहिर है, छेड़ तो दिया ही है इसको, इसका सोल्यूशन आप आई के वाला देख लें, रिसेंट टाइम टेस्ट सोल्यूशन आ गया है, देख लें वहां से जाके, ओरिजिनल रॉन्ग खुद कर लेना और रेक्टिफाइंग वहां से, असल ओरिजिनल रॉन्ग की तलाश है आप लोगों को। हाँ। अच्छा जी, सुने मेरे प्यारे बच्चे, ये भी मेरे बच्चों की तरह ही है, पता नहीं ये नहीं सुन रहा लैपटॉप। मैं ये कहना चाह रहा था, टाइमथी में कुछ बच्चों को मसला था, उसकी एडजस्टमेंट, जिसमें मसला हो, कल मुझे किसको मसला था क्लास में, बच्चा पूछ रहा था, स्टूडेंट, वो एडजस्टमेंट मुझसे पूछ लेनी है। बाकी टाइमथी किसने कर लिया है, उसमें बाकियों को कोई मसला नहीं आया। सुते पे हो या मसला वाकई कोई नहीं आया, मसला नहीं मसले हैं, गुड, दो मिल गए टाइमथी एंटरप्राइजेज में, तो कल कोई मसला नहीं। अच्छा, तो आपने बेटा कल सवाल पूछ लेना मुझसे, ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें करना क्या है, आज के 15 मिनट और तो होमवर्क है कोई नहीं, एक्स्ट्रा क्लास का तो होता नहीं है होमवर्क, आपको पता है, ये मैंने पढ़ाया हुआ है आपको, लेकिन एक बार तसल्ली के लिए अब एक गो में पढ़ने वाली चीजें हैं। ये सारे टाइप्स ऑफ एरर मैंने आपको पढ़ाए हैं, विद एग्जांपल्स करवाए हुए हैं, लेकिन एक दफा एक गो के अंदर कहां तक पढ़ना है, जस्ट टेक लगा के रीडिंग करना है। जो नई चीजें वहां से पहले मैंने वैसी ब्रेक लगा देनी है, आज वो कल पे रखूंगा, वो कल पे इसलिए रखूंगा कि आज ये थोड़ा सा ये काम तो हो जाए ना, ठीक है, और फिर कल इंशाल्लाह एमसीक्यूज भी आपको करवाऊंगा। तो कौन सा काम पढ़ के आना है, 1.1, 1.2 और उसके बाद इनके नाम याद रखने हैं क्योंकि वो टेस्ट हो सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन ध्यान से पढ़ लेना है। 1.3 ये सारा हमने किया हुआ है, देख लें। उसके बाद ये रीड ओनली पहले ही कहा था आपको, सस्पेंस अकाउंट, अननोन एंट्री, ये पहले से रीड ओनली कहा हुआ है, अप्रोच ऑफ करेक्शन। अब इसको फिलहाल रहने दें, ये आज रहने दें, ठीक है, ये इतना है नहीं वैसे, थोड़ा सा ही है ये, वैसे हमने किया क्योंकि करेक्शन मैंने बाद में शुरू कर दी थी ना, करेक्शन करानी, तो ये सारी करेक्शन हुई है। क्या तरीका है जी करेक्शन का, वही हुआ है, तो वो आज रहने दें। तो आज आपने यहाँ तक पढ़ के आना है, लेकिन विद एग्जाम्पल्स, एक एक लफ्ज़, एक एक चीज़ कोई छोड़ के नहीं आनी। आई कैप की किताब में से कुछ ऐसा नहीं मैंने छोड़ा जो यहाँ पे ना रखा हो, इससे एडिशनल चीज़ें ही हैं। तो इसको हम चैप्टर पढ़ने के बाद ये इंश्योर कर लेते हैं कि कम से कम आई कैप वाली हर चीज़ यहाँ पे हमने पढ़ ली है, क्योंकि आई कैप कहता है मैं अपनी किताब से बाहर नहीं जाता, तो जो किताब में है वो तो पढ़ लिया हो। तो इस कमीशन लिखा हुआ है बेसिकली, ठीक है ना, एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन, ठीक है। तो ये आपने एंड तक करके आना है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।